हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस बारे में है, पहले ये बात कर लें। हम लोग लास्ट लेक्चर्स में ये देखें कि कूलम लॉ जब भी अप्लाई होता है वो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में होता है। अब अगर सोचो कि जो चार्ज है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, एक लार्ज बॉडी पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और लार्ज बॉडी इट मीन्स एक रड हो सकता है, एक सरफेस हो सकता है और एक वॉल्यूम हो सकता है। अब ऐसे चार्ज्ड बॉडी के कारण अनदर चार्ज, सपोज ये क्यू नॉट पे, इसके कारण से सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है और इसके कारण से इस पे कूलम फोर्स फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अच्छे से समझना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट तुमको आगे हेल्प करेगा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करने में, जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करोगे। तो देखते हैं। अभी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम 3 केसेस में पढ़ेंगे। व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ए लेंथ, इट मींस लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो दैट इज फर्स्ट वन इज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और जो सेकंड है वो है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एज जो थर्ड वन है दैट इज वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड ना हो करके अगर एक रड पे कॉन्सेंट्रेटेड है तो हम पहले इस पे आते हैं। तो सपोज यहां पे हम एक लेंथ ले लेते हैं, सपोज अब ये एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है और इसका जो टोटल चार्ज है वो सपोज क्यू है। अभी नेचर नहीं लेते हैं, केवल क्यू ले लेते हैं। तो अगर ये टोटल चार्ज क्यू है और यहां पे एक अनदर चार्ज है क्यू नॉट, अब इस क्यू नॉट पे इस पूरे चार्ज के कारण, मतलब जो चार्ज रड है, रड इट मींस स्ट्रेट नहीं है, तो अब अगर इस पूरे चार्ज के कारण इस पे लगने वाला फोर्स चाहिए तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये बता दें कि इस पे जो चार्ज क्यू है वो एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली मतलब ऐसा नहीं है कि इधर के हाफ पोर्शन में जो चार्ज है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और इधर के हाफ पोर्शन में कम है। चार्ज जो है थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे केस में हम इस क्यू नॉट पे लगने वाला टोटल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे वो देखना है हमको। तो इसके लिए सबसे पहले बात करें, इसका टोटल जो लेंथ है वो हम L कंसीडर कर लेते हैं। द टोटल लेंथ इज इक्वल टू L। तो अगर इसका टोटल लेंथ L है, टोटल चार्ज इस पे Q डिपॉजिटेड है, तो यहां से एक हम टर्म यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इट मीन द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हियर ए टर्म इज दैट इज फर्स्ट टर्म से फर्स्ट से रिलेटेड है, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? द टोटल चार्ज इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। हम बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ और कूलम्ब पर मीटर। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी है। यह समझना कि पर यूनिट लेंथ का जो चार्ज रहेगा वो लैम्डा है। इसका मतलब अगर ये रड बहुत बड़ा है तो उसका अगर हम यूनिट लेंथ लें तो उसके यूनिट लेंथ पे जो चार्ज डिपॉजिटेड है उसको हम लैम्डा कंसीडर करेंगे। तो अब मेन कंसीडर करना है कि इस क्यू नॉट पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा इस कंप्लीट चार्ज के कारण। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे एक एलिमेंट्री लेंथ ले लेते हैं। एलिमेंट्री लेंथ जिसका लेंथ कितना है dl, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा हम यूज करना dl। तो अब ये जो dl है, अब यहां से कितने डिस्टेंस पे है? तो डेफिनेट है ये डिस्टेंस फिक्स नहीं है, तो इसको हम ले लेते हैं अभी ri। ri क्यों? बिकॉज देयर इज दिस रॉड इज मेड अप ऑफ द ith नंबर ऑफ पार्टिकल एंड द वैल्यू ऑफ i इज व्हाट? तो i गोज अप टू इंफिनिटी। कहने का मतलब इस रॉड को हम इनफाइनाइट सेक्शन में बांट देते हैं जहां पे जो dl है वो अप्रोचेस टू 0 है। ये इंटीग्रेशन में सब लोग पढ़े होंगे कि अगर एक बहुत बड़ा सेक्शन है
उस सेक्शन के कारण हमको एक पॉइंट पे फोर्स चाहिए, ये ग्रेविटेशन में भी है। तो उसके लिए हम उसको नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेक्शन में बांटते हैं और उसके बाद हर इनफाइनाइट सेक्शन को इक्वल अमाउंट में हम यहां पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो अब ये डीएल है, जो ऐसे डीएल लेंथ इस पूरे रड पे इनफाइनाइट है। ये नहीं समझना है कि इस रड पे ऐसे कितने डीएल लेंथ अवेलेबल है, ऐसे डीएल लेंथ इस रड पे इनफाइनाइट नंबर में अवेलेबल है। तो अब इस डीएल के कारण इस क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगा उसको हम नाम रख रहे हैं एलिमेंट्री फोर्स, दैट इज डीएफ। तो वो क्या होगा, दैट विल बी द चार्ज ऑफ दिस डीएल। तो इस डीएल का जो चार्ज है उसको हम लिख रहे हैं डी क्यू, और ये डी क्यूब चार्ज कितना होगा, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा इंटू डीएल, क्योंकि डीएल लेंथ का कितना चार्ज होगा, तो यूनिट लेंथ का चार्ज लेमडा होता है, तो डीएल लेंथ का चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डीएल। तो नाउ the df is equal to k into q1 into q2. Now the value of q1 is equal to lambda into dl into q naught divided by ri square. और इस तरह से ये df is equal to मिल गया, it means a very small force. So the total force F will be what? So that will be integration of this term, it means k into lambda dl into q naught divided by ri square. अब ये जो फोर्स है हम वो इंटीग्रेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, और जिसके कुछ एग्जांपल्स भी हम तुम लोग को एक्सप्लेन करेंगे कि मान लो एक रड है, वर्टिकली इनफाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ का है, या फिर कोई आर्क है, हम उसका सेंटर पे या फिर कुछ डिस्टेंस पे अगर स्ट्रेट रड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। आगे बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली कुलम्स लॉ का ही एग्जैक्टली नेक्स्ट वर्जन है जो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो इस केस में यह समझ जाओ कि अगर चार्ज एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, उसके बाद अगर वो चार्ज एक थ्रू आउट द लेंथ बटा हुआ है, अब उन चार्ज के कारण एक पॉइंट पे रखे पॉइंट चार्ज पे टोटल फोर्स चाहिए, तो हम उस लेंथ को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शंस में से एक सेक्शन का जो चार्ज है वो डीक्यू कंसीडर करके उस डीक्यू के कारण उस पॉइंट पे फोर्स पता करेंगे, और वो जो फोर्स रहेगा दैट विल बी द एलिमेंट्री फोर्स। एंड आफ्टर दैट टू फाइंड द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज, इंटीग्रेट दैट एलिमेंट्री फोर्स। अब जो इंटीग्रेशन के बाद मिलेगा वही टोटल फोर्स होगा। अगर ये प्रोसेस समझ जाओगे तो तुम सेकंड केस में सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ पाओगे, क्योंकि यहां पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़े थे वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा और यहां पे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगा। बस यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर सपोज ये जो चार्ज है वो एक सरफेस पे बटा है, तो अब उसको छोटे छोटे लेंथ में नहीं बांटेंगे, वो छोटे छोटे एरिया में बांटेंगे। देखते हैं नेक्स्ट केस में। तो अब सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या है कि अब ये सपोज एक सरफेस है जो पॉजिटिव चार्ज हम यहां पे ले रहे हैं, और इसका टोटल चार्ज Q है, और इसका एरिया, टोटल एरिया कैपिटल A है। तो इस केस में अगर हम बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी इट मींस चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया, दैट रिप्रेजेंट द सिग्मा। मतलब जो सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है दैट रिप्रेजेंट द चार्ज ऑफ यूनिट एरिया ऑफ दैट सरफेस। तो अगर हम इस सरफेस के कारण Q नॉट पे एक्ट करने वाला टोटल फोर्स चाहते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे सरफेस को इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरियाज में डिवाइड कर देंगे। अब उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरियाज में जो स्मॉल एरिया रहेगा, स्मॉलेस्ट एरिया, उसको हम DA ले रहे हैं, और इस DA का अगर हम चार्ज की बात करें वो DQ होगा। तो अगर चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है तो इस DA का जो चार्ज होगा दैट विल बी सिग्मा इनटू DA। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। अब इस स्मॉल एरिया के लिए इस पे एक्ट करने वाला हम एलिमेंट्री फोर्स फाइंड करें DF, तो ये DF कितना होगा, तो दैट विल बी K इंटू DQ, इट मींस Q1 Q2, तो Q1 का काम ये करेगा और Q2 का काम ये करेगा, तो K इंटू Q1 इट मींस सिग्मा इंटू DA इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय RI स्क्वायर। और RI रिप्रेजेंट करता है सब बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टिकल है, इट मींस I वेरीज फ्रॉम द फर्स्ट पार्टिकल टू द इनफाइनाइट पार्टिकल, इट मींस जो सबसे बड़ा पार्टिकल है, जो कि हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। So the total force experienced by Q naught due to the whole surface is just integration of
दिस स्मॉल एलिमेंट्री फोर्स। तो K इंटू सिग्मा इंटू डी ए इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर आई स्क्वायर। और जो थर्ड केस है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो तुम लोग के लिए छोड़ते हैं, क्या करना है जस्ट हम ओरली एक्सप्लेन करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को हम एग्जैक्टली डिनोट करते हैं रो से। रो इट मींस दैट इज दिस रो, पी की तरह दिखता है लेकिन पी नहीं होता, वो कुछ ऐसा दिखता है। नाउ अब ये रो क्या है, तो यहां पे जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी में टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया आया था, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी में टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, इट मींस क्यू डिवाइडेड बाई वी। अब जैसे पूरे सरफेस को स्मॉल एरिया में डिवाइड किए थे, अब अगर चार्ज वॉल्यूम में बटा हुआ है तो हम पूरे चार्ज को स्मॉल वॉल्यूम में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए जो dq आ जाएगा वो आ जाएगा रो, इट मींस द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इनटू dv। अब यहां पे जो सिग्मा इंटू डी ए है वो रो इंटू डी भी हो जाएगा और बाकी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। तो इस तरह से तुम जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हो ये कंप्लीट उस बारे में है कि अगर चार्ज एक पॉइंट पे कंसंट्रेट ना हो करके एक लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके कारण से अनदर पॉइंट पे हम टोटल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ये था। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शन में डिवाइड करते हैं और हर सेक्शन आइडेंटिकल होता है और एक सेक्शन के कारण लगने वाला फोर्स फाइंड करते हैं और उसके बाद थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द वॉल्यूम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जो कि देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है। तो देखते हैं क्या है। इफ टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 and Q3 फिक्स्ड along the y axis, मतलब y axis के along Q2 and Q3 दो चार्जेस हैं, exert a net electric force in the x direction on a charge Q1। अब सपोज ये दोनों चार्ज Q2 and Q3 इस Q1 पे जो नेट फोर्स एग्जर्ट करता है इस डायरेक्शन में करता है। अब सोचो Q2 और Q3 एग्जैक्टली पॉजिटिव है, दोनों टू पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अब इस पे इन दोनों के कारण नेट फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ लग रहा है। तो अब ये समझना है कि ये Q1 पॉजिटिव है या निगेटिव, तब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो सोचो दो ही हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगर ये सपोज निगेटिव होता तो डिफरेंट है, इस पे इसके कारण से फोर्स इधर की तरफ लगता और इस पे इसके कारण से फोर्स इधर की तरफ लगता। अब दोनों का इक्वल है एग्जैक्टली चार्ज, टू पॉजिटिव चार्ज अगर इक्वल नहीं भी है तो सपोज अगर इसके अलाउंग लग रहा है तो डेफिनेट है वर्टिकल कंपोनेंट इसका इधर की तरफ होगा, इस फोर्स का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये इस फोर्स का वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो नेट फोर्स अगर इधर की तरफ लग रहा है तो डेफिनेट है जो फोर्स है इस पे यही लग सकता है, क्योंकि अगर ये सोचो पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव होने के बाद ये रिपल्सन लगता, इधर की तरफ आता फोर्स और इसके कारण से इस पे इधर की तरफ। तो डिफरेंट है, इसका कोई भी कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स की तरफ हो ही नहीं सकता था। तो डेफिनेट है इस केस में यहां पे जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव के कारण ही ये यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स इधर की तरफ और इधर की तरफ अप्लाई करेगा और इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जैक्टली एक्स एक्सिस की तरफ होगा। इसका मतलब कि ये जो चार्ज क्यू प्लेस्ड है वो चार्ज एक निगेटिव चार्ज है। तो ये तो हमको मिल गया कि ये चार्ज एग्जैक्टली एक निगेटिव चार्ज है ना, दिस इज Q1। अगर ये निगेटिव चार्ज है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इफ द पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q is added at x, 0, now the force on Q1। अब अगर हम एक अनदर पॉजिटिव चार्ज को हम x, 0 पे प्लेस कर देते हैं जो कि डायग्राम में गिवन है, तो अब ये पूछा जा रहा है कि Q1 पे लगने वाला फोर्स चेंज करेगा तो कैसे चेंज करेगा। तो सोचो अगर ये निगेटिव है, अगर ये नहीं था तो इन दोनों के कारण इसके पे लगने वाला फोर्स एग्जैक्टली पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ था। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे है तो इस पे लगने वाला फोर्स और इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है।
तो इट मींस इस फोर्स को और इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी इंक्रीज करेगा, तो इस तरह से द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 विल इंक्रीज आफ्टर प्लस Q चार्ज इज प्लेस्ड एट x,0। तो इसमें देखते हैं, it means the force at Q1 will what? The shall increase along the positive x axis। तो हमको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है that will increase along the positive x axis, तो ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देख लें, डिक्रीज along the positive x axis, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि इंक्रीज हम देख चुके हैं। द पॉइंट along the negative x axis, इट मींस डेफिनेट है नेगेटिव x axis के along कभी नहीं होगा क्योंकि पहले से ऑलरेडी पॉजिटिव x axis की तरफ है, हम यहां पे पॉजिटिव रखे हैं, वो भी पॉजिटिव x axis की तरफ है, तो दोनों नेट फोर्स हमेशा पॉजिटिव x axis की तरफ रहेगा। फोर्थ, shall increase but the direction changes because of the interaction of Q with Q2 and Q3। अब सोचो, पॉजिटिव x axis की तरफ है ये पहले से, इन दोनों के कारण, तो अब अगर ये प्लस Q यहां पे प्लेस्ड है, तो ये दोनों के प्रेजेंस के कारण क्या उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेगा? तो डेफिनेट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों के कारण इस पे लगने वाला फोर्स हम काउंट कर चुके हैं। तो जब काउंट कर चुके हैं तो बाकी बचा केवल ये चार्ज के कारण इस पे लगने वाला फोर्स, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, तो डेफिनेट है उसका डायरेक्शन फिक्स रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली अगर अच्छे से समझ जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड आगे के टर्म एग्जैक्टली होते हैं, जो कि कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।